गुड इवनिंग। नमस्ते सबको। आज फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने ऑर्गेनन के पार्ट को। हमने लास्ट टाइम इंटरमिटेंट फीवर्स का किया था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, कब सिम्टम लेने हैं, कौन से लेने हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम किया कि जो पैरोक्सिज्म्स हैं उनके अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं हमें मिलते, और जो एपैरेक्सिक स्टेट है उसके, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अभी हमने बात करनी है डोजेज की। डॉक्टर हनीमैन उसके आगे बात करते हैं कि भी डोजेज कब देनी मोस्ट एफिकेशियस होती है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एफिकेशियस टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन इन दीज केसेस इमीडिएटली और वेरी सून आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द पैरोक्सिज्म, ठीक है ना। सबसे सही टाइम कौन सा है मेडिसिन देने का ऐसे केसेस में, इंटरमिटेंट फीवर्स के केसेस में? इमीडिएटली और एज सून, वेरी सून आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द पैरोक्सिज्म। जैसे ही पैरोक्सिज्म खत्म हुआ उसी टाइम, इमीडिएटली, एज सून एज द पेशेंट हैज इन सम डिग्री रिकवर्ड फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, ठीक है ना। पैरोक्सिज्म जैसे ही डिक्रीज होना शुरू हो गया और जैसे ही वो एंड हुआ उस टाइम पे मेडिसिन देनी इज द मोस्ट एफिकेशियस एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। इट हैज देन टाइम टू अफेक्ट ऑल द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक पैरोक्सिज्म से दूसरे पैरोक्सिज्म में हमें समय मिलता है, एक एपैरेक्सिया की स्टेट होती है। तो वो जो टाइम है उसमें मेडिसिन को टाइम मिल जाता है, जितने भी उसने चेंजेस क्रिएट करने हैं रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के लिए पेशेंट में, वो चेंजेस क्रिएट करने का, वो इफेक्ट दिखाने का। इट हैज देन टाइम टू अफेक्ट ऑल द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म रिक्विजिट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ विदाउट एनी ग्रेट डिस्टर्बेंस और वायलेंट कमोशन, ठीक है। उस टाइम पे वो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करती, वो उस टाइम पे कोई वायलेंस प्रोड्यूस नहीं करती। Whereas the action of a medicine, bit ever so specifically appropriate, if given immediately before the paroxysm, coincides with the natural recurrence of the disease and causes such a reaction in organisms, such a violent contention, that an attack of that nature produces at the very least a great loss of strength if it do not endanger life. लेकिन चाहे हमारी दवाई बिल्कुल सही है, बीट एवर सो स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर उसको जस्ट बिफोर द पैरोक्सिज्म दिया जाए, जैसे पैरोक्सिज्म स्टार्ट होने वाला है, थोड़े थोड़े हमें लगा भी स्टार्ट हो रहा है, सिम्टम आ रहा है हल्का फुल्का, है ना, वैसे हमने मेडिसिन दे दी, सो एक जो नेचुरल रिकरेंस है डिजीज की वो उसके साथ कोइंसाइड कर जाता है। क्यों? हमारी मेडिसिन का भी तो यही एक्शन है जो नेचुरल डिजीज का है, ठीक है ना। तो वो उधर से बढ़ रही है, इधर से ये अपनी जो एक्शन है मेडिसिन वो भी बढ़ा रही है, तो डबल स्ट्रेंथ हो जाती है उसकी, ठीक है ना। तो वो जो पैरोक्सिज्म है वो डबल स्ट्रेंथ के साथ आएगा। सो इट कॉजेज सच अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, सच वायलेंट कंटेंशन, एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन क्रिएट करेगा वो पेशेंट में। दैट एन अटैक ऑफ दैट नेचर, ऐसा अगर अटैक हो जाए, एट द वेरी लीस्ट अ ग्रेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी। इवन इट कैन एंडेंजर लाइफ, ठीक है ना। अगर वो एंडेंजर नहीं करता लाइफ को तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, तो मतलब उसका यही है कि वो स्ट्रेंथ तो लूज होगी, लेकिन इट कैन एंडेंजर द लाइफ ऑल्सो ऑफ द पेशेंट। बट इफ द मेडिसिन बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिट, लेकिन जैसे ही फिट की टर्मिनेशन हुई, एपिसोड टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ, दैट इज टू से एट द पीरियड व्हेन द apyretic interval has commenced and a long time before there are any preparations for next paroxysm, then the vital force of the organism is in the best possible condition to allow itself to be quietly altered by the remedy and thus restored to the healthy state. लेकिन अगर हमने मेडिसिन, जो हमारी सही मेडिसिन है, वो हम देते हैं इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द पैरोक्सिज्म, ठीक है ना, तो उसके पास एक एपैरेटिक, जहां पे ज्यादा उसको प्रॉब्लम अपने आप से नहीं हो रही, नेचुरल डिजीज की कोई कमेंसमेंट नहीं हो रही है,
तो उसको बीच में बहुत सारा समय मिल जाता है। जितनी भी एक्यूट डिजीजेज हैं, जितनी भी इंटरमिटेंट फीवर्स हैं या रेमिटेंट हैं या कॉन्टिन्यूस फीवर्स हैं, इसमें जो पेशेंट है ना उसकी वाइटैलिटी वैसी लो हुई होती है, वीकनेस वैसी आई होती है, नॉट ओनली फिजिकल बट द वीकनेस ऑफ जनरल वाइटैलिटी, ठीक है ना। तो एनी सच एक्शन विच कैन कॉज मोर वीकनेस, वो पेशेंट के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है इंटरमिटेंट फीवर्स, कि जो पैरोक्सिज्म आता है जब पेशेंट को, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस पैरोक्सिज्म के दौरान अगर हमने मेडिसिन दी, ठीक है ना, क्योंकि मेडिसिन ने भी तो वही प्राइमरी एक्शन क्रिएट करना है। सिमिलियस सिमिलिबस करंटर का क्या मतलब है कि मेडिसिन में भी यही सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, सेम सिम्टम्स। तो जब वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों इकट्ठे होने पे क्या होगा कि उसका जो पैरोक्सिज्म का जोर था वो दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, इट विल बी डबल्ड। सो ऐसी एग्रावेशन पेशेंट नहीं सहार सकता। सो द बेस्ट टाइम इज टू गिव इन द एपाइरेक्टिक इंटरवल, ताकि जब नेक्स्ट पैरोक्सिज्म आना है, ये पैरोक्सिज्म खत्म हुआ, नेक्स्ट अभी आना है वो काफी थोड़ी देर के बाद, उसके बीच में वाइटल फोर्स को पास टाइम है, बॉडी के पास टाइम है, मेडिसिन के पास टाइम है कि वो वाइटल फोर्स के ऊपर एक्ट कर सके विदाउट एनी एग्रावेशंस, ठीक है ना। तो वो एक सही टाइम है जहां पे जाके दवाई को हमें देना चाहिए। Footnote to aphorism 236. This is observed in the fatal cases, by no means rare, in which a moderate dose of opium given during the cold stage quickly deprive the patient of the life. ठीक है ना, ऐसा कई केसेस में देखा गया कि जब चिल स्टेज शुरू हुई उस टाइम उनको ओपियम दे दी गई, ठीक है ना, तो उसके साथ क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ बॉडी के ऊपर कि पेशेंट की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दैट एग्रावेशन। लेकिन अभी इसको एक और चीज समझनी है, दिस इज द केस इन द इंटरमिटेंट फीवर्स, ये इंटरमिटेंट फीवर में है, जो कॉन्टिन्यूस और रेमिटेंट फीवर है उनमें नहीं। इंटरमिटेंट फीवर एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फीवर्स है, ठीक है, उसमें फिर आगे एपिडेमिक्स आ जाते हैं। सो क्योंकि इस चीज का सहारा लेके बड़े डॉक्टर क्या करते हैं कि जी पहले ना दे दो, कोई पैरासिटामोल दे दो, कोई क्रोसिन दे दो, बुखार नीचे आ जाएगा फिर देंगे दवाई। जो कॉन्टिन्यूस फीवर है उसमें नहीं जरूरत, यहां पे एक साइकिल बना हुआ है उसका एपिसोड्स का, ठीक है ना, ऑलरेडी एक एपिसोड का उसका एक वो बना हुआ है वहां पे। दिस इज नॉट द केस विद कॉन्टिन्यूस फीवर और रेमिटेंट, वो तो कॉन्टिन्यूस ही है, वो तो चलता ही रहना, कब उसमें तो आने नहीं इंटरवल कोई, ठीक है ना, उसमें तो इंटरवल आना ही नहीं है। तो इस चीज का ये नहीं ले लेना कि पहले बुखार उतारो किसी एलोपैथिक, यहाँ पे भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि एलोपैथिक मेडिसिन दो, बुखार उतारो, फिर अपनी होम्योपैथिक नो, वो एक नेचुरल उसका साइकिल है। जहां पे कॉन्टिन्यूस फीवर है वहां पे नहीं ये काम करना, वहां पे तो आपको मेडिसिन देनी है, ठीक है ना। तो यही इस चीज को बहाना ले लेते हैं, पहले बुखार उतर जाए किसी और दवाई के साथ फिर हम अपनी देंगे। तो वो क्या उसके बारे में तो पहले डॉक्टर ने मन लिख चुके हैं भाई, अगर आप दोनों चीजें मिक्स करके कर रहे हो तो वो तो आप किसी भी साइड में दी। लेकिन वो एक एफोरिज्म की बात लेके ना उसके ऊपर से अपनी कोई ना कोई थ्योरी बना लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी यही बात हो रही थी क्लिनिक में, कोई स्टूडेंट थे उनके साथ कि जी कोई है हमारे, वो बोलते हैं पहले पैरासिटामोल देके फीवर उतारो, फिर जब वो उतर जाएगा फिर दवाई दो, तो उसका क्या फायदा। सो एफोरिज्म 237, बट इफ द स्टेज ऑफ एपायरेक्सिया बी शॉर्ट, ठीक है ना। अब हाँ कुछ फीवर में हो सकता है एपायरेक्सिया की जो स्टेज है वही बड़ी छोटी है, कुछ मिनटों की है एपायरेक्सिया की स्टेज, ठीक है ना। तो उन केसेस में क्या करना है, एज हैपेंस इन सम वेरी बैड फीवर्स और इफ इट बी डिस्टर्ब्ड बाय सम ऑफ द आफ्टर सफरिंग्स ऑफ द प्रीवियस पैरोक्सिज्म, ठीक है ना। पुराने जो पैरोक्सिज्म थे उनसे ही सफरिंग्स इतनी आई, तो सफरिंग नहीं जा रही, चलो ठीक है पैरोक्सिज्म खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम थे वो भी एपायरेक्सिया में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, द डोज ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड व्हेन द पर्सपिरेशन बिगिंस टू अबेट, जैसे ही पर्सपिरेशन की जो स्टेज है, ठीक है ना, वो खत्म होनी शुरू हो उसी टाइम मेडिसिन दे देनी चाहिए।
और दी अदर सब्सिक्वेंट फिनोमेना, या उस पैरोक्सिज्म में जो भी लास्ट में आता है हमें दिखता है कि जी चिल पहले आई, फिर परस्पिरेशन और हीट आ रही है एक साथ में, या चिल के बाद सीधी हीट ही आती है फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हीट वो खत्म होनी शुरू हुई उस टाइम पे हमने मेडिसिन उनको दे देनी है, ठीक है ना। सो डिक्रीजिंग फीवर में दवाई देनी है, डिक्रीजिंग में, जब भी डिक्रीज हो रहा है वो, ठीक है ना, इन केसेस में। तो जब भी वो पैरोक्सिज्म डिक्रीजिंग स्टेज में है तब उनको मेडिसिन देनी है हमने। It is only when the suitable medicine has with a single dose destroyed several fits and manifest health has ensued. But after some time, indications of a new paroxysm appear. अब देखिए इसमें एक बड़ी प्यारी बात है। It is only when the suitable medicine has with a single dose destroyed several fits. एक सिंगल डोज के साथ मेडिसिन जो सुटेबल थे उसने जो सेवरल फिट्स थे आ रहे थे इतने ज्यादा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया सिंगल डोज के साथ। तो इसमें भी बड़ी बात चलती है, ठीक है, उसके ऊपर डॉक्टर हनीमन भी आगे बात करेंगे, वो बात एक्सपीरियंस की है कि एक प्री मेडिटेटेड कि जी इतनी देर के बाद रिपीट करनी है या हर पैरोक्सिज्म के बाद रिपीट करनी है, ऐसे नहीं। इनिशियली आपने सिंगल डोज ही देनी है एंड वी हैव टू सी हाउ द पेशेंट इज रिएक्टिंग टू इट। अगर हमें कहीं जाके मिलता उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, ठीक है ना, वही डॉक्टर हनीमन ही बताएंगे। बट आफ्टर सम टाइम इंडिकेशंस ऑफ अ न्यू पैरोक्सिज्म अपीयर, ठीक है, और उसने एक सिंगल डोज ने जो सुटेबल मेडिसिन की थी, सही मेडिसिन की थी, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उन फिट्स को ठीक कर दिया, जो आ रहे थे पैरोक्सिज्म उनको ठीक कर दिया, और एक हेल्थ जो है वो आनी शुरू हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, हेल्थ आते आते इंडिकेशन आने लगे कि नया पैरोक्सिज्म आने वाला है, इंडिकेशंस ऑफ अ न्यू पैरोक्सिज्म अपीयर। ओनली देन कैन एंड मस्ट द सेम मेडिसिन बी गिवन अगेन। सिर्फ उस टाइम पे हमने दोबारा उसको रिपीट करना है मेडिसिन, ठीक है ना, प्रोवाइडेड ऑलवेज द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम इज स्टिल द सेम। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम जो है वो सेम ही होना चाहिए, वैसा ही पैरोक्सिज्म होना चाहिए जैसा हुआ था। अगर पैरोक्सिज्म ने अपना रूप बदल दिया, पैरोक्सिज्म ने अपने सिम्टम बदल लिए, फिर नहीं। वैसे रेयरेस्ट ऑफ द केसेस में होता है जब आपकी दवाई सही हो, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। और ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, रेयरली नहीं बोलूंगा लेकिन कम देखने को मिलता है कि आपको सही दवाई के बाद कोई डोज रिपीट करनी पड़े, अनटिल अनलेस कोई वाइटलिटी बहुत वीक है या ऐसा कुछ केस है फिर करनी पड़ती है, अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि हमने करना है क्या। तो उस केस में ये सही है, जायज भी है कि आप एक और डोज उसी मेडिसिन की दे दो। This recurrence of the same fever after an interval of health is, however, only possible when the noxious influence, ठीक है ना, ये होता कब है डॉक्टर, जनरली नहीं होती ये चीज। However, it will be only possible when the noxious influence that first excited the intermittent fever still continues to act upon the convalescent. ये तब होता है कि जो जिस चीज ने पहले इंटरमिटेंट फीवर किया था, कोई नॉक्शियस इन्फ्लुएंस था, उसने इंटरमिटेंट फीवर को स्टार्ट किया था, वो अभी भी है सराउंडिंग्स में, एज हैपन्स इन द मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स, जैसा कि मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाता है। अब आज की जो हमारी जो अर्बनाइजेशन हो चुकी है, ठीक है ना, उसमें हमें ऐसे फीवर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, हमें नहीं देखने को मिलते, हमें रेमिटेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हमें स्पोरेडिक ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा केस नहीं आ सकता, ठीक है ना। अभी भी कुछ हमारी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, और खास करके फ्लडिंग के ड्यूरिंग, जैसे बिहार वगैरह में फ्लड्स बहुत आते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उन एरियाज में ऐसे केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए, एक बेसिक बातें जो है इन चीज़ों की। इंटरमिटेंट, पहले तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, सबसे जरूरी तो ये है, उसको आइडेंटिफाई करना भी, इंटरमिटेंट फीवर कहते किसको हैं, ठीक है ना, जिसमें स्टेजेस है फीवर के दौरान, एंड देन देयर इज अ स्टेट ऑफ एपायरेक्सिया, अपने आप नेचुरली, किसी मेडिसिन के साथ नहीं, दवाई के साथ नहीं, अपने आप से, ठीक है ना। सो ये जो पैरोक्सिज्म है, फिर व्हेन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर उसमें जरूरी क्या है, ठीक है ना, जरूरी हमने अभी मैंने स्टार्ट होने से पहले भी एक बार रिपीट किया कि जो सिम्टम्स हैं हमारे
स्टेजेस के, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेज है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है किसी स्टेज का, या स्टेज कोई बहुत डिस्टिंक्ट सिम्टम दिखा रही है उस स्टेज के, तीनों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो मैच होते हैं तो वो, एंड प्लस द सिम्टम्स ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ एपायरेक्सिया, जब एपायरेक्सिया होता है वहां पे जो सिम्टम है वो डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं कौन सी दवाई देनी है, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स। फिर दवाई देनी कब है, देनी तब है जब पैरोक्सिज्म खत्म हो गया है, जस्ट उसी टाइम, जैसे ही खत्म हुआ आप दे दो। और अगर बीच में टाइम कम है तो एज सुन एज द लास्ट स्टेज जो है वो एंड होने वाली है उस टाइम पे दे दो मेडिसिन, ठीक है। और अगर दोबारा से पैरोक्सिज्म आ रहा है, ठीक होने के बाद फिर से पैरोक्सिज्म आ रहा है, तो फिर हमने डोज रिपीट करनी है, लेकिन वो होता किन केसेस में है, जहां पे आसपास में कोई ना कोई नॉक्शियस इन्फ्लुएंस है, एज हैपेंस इन द मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स, इन विच केस अ परमानेंट क्योर इज ऑफन ओनली पॉसिबल बाय द रिमूवल ऑफ दिस एक्साइटिंग कॉज। इस एक्साइटिंग कॉज को रिमूव करना पड़ेगा हमें, अगर हमें उसको परमानेंटली क्योर करना, तो उसको सलाह दे देते हैं कि भाई कहीं और चले जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाए, बिकॉज यू आर ससेप्टिबल वेरी मच टू दिस थिंग, ठीक है ना। इसके पास में बैठ के आग में हाथ डालने से तो हाथ जले गई ना, तो उसको यही सलाह देनी भी आग से थोड़ा दूर हो जाए। एज फॉर इंस्टेंस अ रेजिडेंस इन अ माउंटेनियस कंट्री इफ द केस वाज वन ऑफ द मार्श इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है ना, अगर ऐसा केस है मार्शी इंटरमिटेंट फीवर का, उनको बोलो कि भाई थोड़ा दूर चले जाओ यहाँ से, किसी और कंट्री में, कंट्री में किसी और स्टेट में, कंट्री उस टाइम मतलब था स्टेट्स का, किसी और स्टेट में कहीं और आप शिफ्ट हो जाओ अपनी सेहत के लिए। As almost every medicine causes in its pure action a special peculiar fever and even a kind of intermittent fever with its altering states, differing from all other fevers that are caused by other medicines, homeopathic remedies may be found in the extensive domain of medicines for all the numerous varieties of natural intermittent fevers and for a great many of such fevers, ठीक है ना। हर मेडिसिन का एक प्योर एक्शन है और हर मेडिसिन एक पिकुलियर काइंड ऑफ फीवर प्रोड्यूस करती है, इवन इन द काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। चलो दूसरे फीवर भी, रेमिटेंट कोई है स्पोरेड, वैसे फीवर्स भी, लेकिन इंटरमिटेंट फीवर के केसेस में भी हर मेडिसिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर जो है वो प्रोड्यूस करने की और क्योर करने की क्षमता रखती है, विच इज डिफरिंग फ्रॉम ऑल अदर फीवर्स दैट आर कॉज्ड बाय द अदर मेडिसिन, ठीक है ना। बाकी की जो मेडिसिन कॉज करती हैं, चाइना का जो फीवर है वो सल्फर के फीवर से डिफरेंट है, वो एक्ोनाइट के फीवर से डिफरेंट है, वो बेलाडोना के फीवर से डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हर मेडिसिन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर जो है, डॉक्टर नैश ने एक पूरी बुक लिखी हुई है इसके ऊपर, तो वो जरूर पढ़िएगा अगर इसमें थोड़ी क्लैरिटी आप चाहते हैं, ठीक है ना। आई थिंक डॉक्टर एलन की भी, ए एलन, HC एलन नहीं, ए एलन की भी एक बुक है इंटरमिटेंट फीवर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया इन फीवर्स के ऊपर, उन्होंने मेरे ख्याल से पूरा वो दिया हुआ है कि कौन सी स्टेज में कौन से सिम्टम आते हैं और ए पायरेक्सिया की स्टेज में कौन से सिम्टम आते हैं। दे हैव डन अ ग्रेट रिसर्च ओवर दिस थिंग। सो होम्योपैथिक रेमेडीज में बी फाउंड इन द एक्सटेंसिव डोमेन ऑफ मेडिसिन। ये जो एक्सटेंसिव डोमेन है हमारा मेडिसिन से, वहां से हम होम्योपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक मीन्स विच आर सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर ऑल द न्यूमरस वराइटीज ऑफ नेचुरल इंटरमिटेंट फीवर्स, जितने भी नेचुरल इंटरमिटेंट फीवर उनकी जितनी भी वराइटी हैं, इतनी वराइटीज हमने लास्ट टाइम की डॉक्टर हनेमन ने एफोरिज्म 235 के फुटनोट में दिए हैं, भी इतनी तरह के फीवर और इससे भी ज्यादा कहीं, ठीक है ना, न्यूमरस वराइटीज। And for a great many of such fevers, even in the moderate collection of medicines already proved on the healthy individual, it is very important कि मैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था जो क्लिनिक में थे स्टूडेंट्स उनके साथ, मटीरियल मेडिका के ऊपर ही बात हो रही थी कि जी जो फिजिकल है, जैसे हम प्रूविंग्स में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें प्रूविंग नहीं लंबी बड़ी होती है, बात लंबी छोटी की नहीं है, आपने याद नहीं करनी प्रूविंग, याद हो भी नहीं सकती हो, याद नहीं हो सकती हो, ठीक है ना। बात लंबी छोटी की नहीं है। पीछे मेरे कोई पुराने स्टूडेंट है, काफी आपके सीनियर हैं,
उनसे भी बात हुई थी कि फंस जाते हैं कभी कभी एनालिसिस में भी, क्या क्या करें अभी, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, बड़ी बार होती है ये चीज। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने ना एक फिक्स्ड वे बनाया हुआ है केस को अप्रोच करने का, है ना। आज भी एक स्टूडेंट थे, वो केस लेके आए, न्यू केस लेके आए, वो मैं देख रहा था, बड़ा वीपिंग, पहले वीपिंग का हेडिंग डाला हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है भाई रोता है कि नहीं रोता, फिर अब आगे हेडिंग एंगर का, गुस्सा करता है कि नहीं करता, फिर आगे है केस टेकिंग इज नॉट हेडिंग्स के, कोई हेडिंग्स हैं जिनको आपने टिक मार्क करना है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। हमें लगता है केस टेकिंग के कुछ पॉइंट होते हैं, इसीलिए मैंने मैंने ये इतना ऑर्गेनन का स्टार्ट क्यों किया, इन्हीं चीजों को क्लियर आउट करने के लिए कि हमने पीछे केस टेकिंग के एफोरिज्म किए हैं, कहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर हनीमैन ने कि ये हेडिंग है, इनको आपने देखना जाके दिया कहीं पे? उन्होंने बोला कि हर चीज के बारे में पूछो, हर चीज के बारे में, जो भी आपके दिमाग में आती है, जो भी आपको पता लगता है। ठीक है ना, आज उसी केस की बात कर रहा हूँ जो मैं अभी बता रहा था, भी हेडिंग थे, उसमें जब बात आई कि प्रॉब्लम थी पाइल्स की, हेमरॉइड्स की, कि जी ब्लीडिंग हुई है, ठीक है लिख लिया गया ब्लीडिंग हुई है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता था, ब्लीडिंग हुई है कि ब्लीडिंग कैसी है, क्या है, करेक्टरिस्टिक, ब्लीडिंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक, लेकिन कैसा ब्लड आ रहा है वो करेक्टरिस्टिक है। अगर हमने ये क्वेश्चन ना पूछा, पेशेंट ने बताना ही नहीं, पेशेंट बताएगा ही नहीं ये बात, उसको क्या जरूरत है बताने की, वहां पे हमारी चीज मिस हो जाएगी, वहां पे जो हमारी मेडिसिन आ सकती थी उस चीज से, वो मिस हो गई। ठीक है ना, अब ये क्यों होता है, ये होता क्यों, मैं उसके बेसिक पे जा रहा हूँ, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग हैं, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आएंगे अभी आगे आगे। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम फिजिकल्स नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं, हम छोड़ देते हैं। क्यों? लंबे हैं, याद तो रहने नहीं, वो तो मेरे को पता ही है, ठीक है ना, और फिर बोर हो जाता है। ये 3 कारण है कि बोर हो जाते हैं। पहले तो लंबे हैं, लंबे और याद करना, इन दोनों के बारे में कि आपने याद करने के लिए नहीं पढ़ने, तो उसकी लंबाई मत देखो कितनी है, आपने क्यों पढ़ने फिजिकल्स जो है, क्योंकि आप जब गो थ्रू हो रहे हो फिजिकल्स के, आप एक एक फिजिकल को समझने की कोशिश करो, याद करने की नहीं, समझने की। जब आप एक एक फिजिकल को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, हम पीछे डिस्कस कर रहे थे ग्रेफाइट्स की प्रूविंग्स डॉक्टर हनीमैन की क्रॉनिक डिजीज से, तो वहां पे एक आता है रूब्रिक ऑब्स्ट्यूजनेस ऑफ हेड। अब ये जो ऑब्स्ट्यूजनेस ऑफ हेड है, स्पेशली इन द मॉर्निंग फॉर 1 आवर, अगर आपने ये ऑब्स्ट्यूजनेस ऑफ हेड समझ लिया कि क्या है, तो जब भी वो कभी पेशेंट आपको बताएगा, कोई भी पेशेंट, तो आपको पहली चीज स्ट्राइक होगी, अच्छा ये वो चीज है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा नहीं, आपने फिजिकल नहीं पढ़े, तो आप उसके बारे में पूछोगे नहीं कि क्या होता है। वो पेशेंट में, डॉक्टर साहब सुबह सुबह ना थोड़ा समझ में नहीं आती बात भी क्या है, ठीक है चलो, समझ में नहीं आती बात सुबह सुबह, चलो आगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो है क्या, करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है ना, तो जब तक हम फिजिकल्स नहीं पढ़ते, जब आप फिजिकल पढ़ते हो, कोई भी फिजिकल पढ़ते हो, ठीक है ना, चाहे कोई अल्सर्स के बारे में पढ़ते हो, डीप अल्सर्स हैं, राउंडेड एजेस हैं, वो एक हमारी इमेजिनेशन बनती है भी, अच्छा ऐसे होता है। अब पीछे कुछ समय पहले एक पेशेंट थे कोई यूएसए से, तो उनको सोरियासिस है काफी सालों से, तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स भेजी मुझे, तो एक पिक्चर थी उनके थाई की, ऊपर लोअर डाला हुआ था उन्होंने, तो पिक्चर थी थाई की, अपना लोअर पे पूरा ऊपर थाई से लेके नीचे लेग तक पूरा ब्लड ही ब्लड लगा हुआ, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो ना, कोई पूरा कट लगा हो, तो उसके बाद जैसी ब्लीडिंग होती है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग।
पूरा ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है। तो जब आप देखते हो अच्छा ब्लड लगा हुआ है, क्या कैसे हुआ, बोल रहे मैं बस खारिश से इचिंग होती है तो होता है। तो अच्छा फिर अब इतना ब्लड है तो हमारी इमेजिनेशन में क्या होना चाहिए, जख्म भी बड़ा होगा। जब जख्म देखा तो इतना सा छोटा सा, छोटा सा इसमें से इतनी ब्लीडिंग, तो अपने आप में करेक्टरिस्टिक है, इतना ब्लीडिंग अल्सर हो तो ये फिजिकल पार्ट है। यहाँ पे आपकी दवाई पड़ी है, यहाँ पे मेडिसिन पड़ी है, ठीक है ना। तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि क्योंकि पीछे ना एक ट्रेंड चल गया, माइंड 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 माइंड, किसी को नहीं पता किसी का, आपको खुद नहीं पता अपना माइंड क्या है। और फिर जब रिजल्ट नहीं आता मायूस होते हैं, एक निकल नहीं रहा कुछ, फिर उसका कारण ढूंढो, कारण ढूंढना कि माइंड 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 ये नहीं करना है, ठीक है ना। पीछे ट्रेंड चला कन्फ्लिक्ट्स का, कन्फ्लिक्ट इज, मैं हर बार बोलता हूँ कन्फ्लिक्ट इज जस्ट अ टूल, वो एक टूल है पेशेंट को समझने का। उसमें से दवाइयां मत निकालो, उसमें से मेडिसिन नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। और आपको अगर कोई बोलता है ये ऐसे ऐसे करके देखो डिल्यूजन लेके ये लेके, वो सब बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं होता ऐसे। उनको पहले ही मेडिसिन पता होती है, सुनाने के लिए फिर कोई ना कोई डिल्यूजन डाल देते हैं बीच में, पहले निकाली होती मेडिसिन, ठीक है ना। फिजिकल आपको सामने दिखना है, दिखता है सामने फिजिकल जर्नल्स आपको पेशेंट आराम से बताता है। अब आज वाला पेशेंट है, उसको पूछा कि भाई अच्छा कैसा होता है ब्लड, वो बोलता है क्लॉट निकलता है। अब रेक्टम में से क्लॉट कितने कॉमन चीज है, क्लॉटेड ब्लड फ्रॉम रेक्टम, गांठ जैसे आता है, ठीक है ना। लेकिन वो हम पूछते क्यों नहीं, वो मैंने जैसे आपको बताया हमने पढ़ा नहीं है। अगर आपने सेंसेशन पड़ी हुई है 25-30 बॉडी में कैसी कैसी सेंसेशन है, तो पेशेंट आपको आके बताता है डॉक्टर साहब ऐसे लगता है जैसे ना कोई पानी चल रहा है अंदर। एक पेशेंट आता है बोलता है डॉक्टर साहब बाजू में ना ऐसे लगता रहता है जहाँ से ना यहाँ पे पानी चलता है। तो अगर आपने वो सेंसेशन पढ़ी नहीं है तो आप उसके बारे में क्या पूछोगे आगे, कब चलता है, क्यों चलता है, किस तरफ को चलता है, ऊपर नीचे कैसे, कैसे आती है सेंसेशन, वो तो हमें पता है पानी चल नहीं सकता, इट इज अ सेंसेशन ऑफ द पेशेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट सेंसेशन है, ठीक है ना। तो ये प्लीज इस चीज का ध्यान, क्योंकि अब जैसे इंटरमिटेंट फीवर है, कोई ऐसा फीवर आ गया, उसमें आपने आपको क्या माइंड मिलना है उसमें। बड़ी बार पेशेंट ही डिलीरियस स्टेट में होता है, ठीक है डिलीरियम का कुछ मिल जाएगा, फिर आगे कोई फॉर एग्जांपल रेजिंग रेविंग डिलीरियम मिल भी गया, उसमें आगे 60 दवाइयां पड़ी हैं, उनमें से कौन सी, ठीक है ना। तो इन सिम्टम्स के गो थ्रू होते हैं हम, गो थ्रू, ताकि जब तक आपको सिम्टम पता नहीं है, आप क्वेश्चन क्या पूछोगे पेशेंट को ये भी नहीं आपको पता। डॉक्टर हनीमैन बोलते हैं अपने केस टेकिंग के चैप्टर में, मटीरिया मेडिका बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ केस टेकिंग। आपके केस टेकिंग की लैंग्वेज बनती है मटीरिया मेडिका। जैसे जैसे आप मटीरिया मेडिका पढ़ते जाते हो आपके सवाल बढ़ते जाते हैं कि अच्छा मैं ये भी पूछ सकता हूँ, मैं ये भी पूछ सकता हूँ, अच्छा ये सिम्टम भी है हमारे मटीरिया मेडिका में, तो इन चीजों के बारे में पता किया जा सकता है। आपने 10 12 20 दवाइयों की थर्स्ट ही पढ़ ली तो आप देखोगे, और प्रैक्टिकली करके देखना, 10 20 दवाइयों की थर्स्ट पढ़ लेना सिर्फ, आप अगली बार देखोगे आपके पास जब वो पेशेंट पूछते हो ना भाई प्यास कैसी है, उसके साथ लगते 3 4 सवाल आ जाएंगे, अच्छा कैसी है, कब लगती है, कैसा पानी पीने को मन करता है, अपने आप ही आ जाएंगे। क्यों आपके दिमाग में दवाइयां चल रही होती हैं कि भाई अच्छा ये दवाई में ऐसा था, ये इसमें ऐसा, क्योंकि यहाँ पे नहीं निकलता उसके बिना, ये कंडीशन में नहीं हो पाता। आप हर जगह माइंड नहीं ढूंढ सकते। उन केसेस में क्या करेंगे जब अनकॉन्शियस पड़ा है पेशेंट, उन केसेस में क्या करेंगे जहां पे माइंड ही नहीं है,
फिर तुक्के लगाते हैं बैठ के, फिर स्पेकुलेट करते हैं हम। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, यही सवाल होते हैं उनके। मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता भी ये सवाल होते हैं सबके। ठीक है ना, वो अलग ही तरह से पढ़ा हुआ होता है सब कुछ, जिसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना ही नहीं। क्योंकि कल को आपने जाके क्लिनिक में बैठना है, जब आप इन चीजों के ऊपर फंसे रहोगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, बड़े ऑथर ने लिखी हैं। उन्होंने, कुछ तो ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने पिछले 15-20 साल से प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन 10 किताबें निकाल दी। डॉक्टर हनीमन पहले एफोरिज्म में कहते हैं फिजिशियन का पहला काम है पेशेंट देखना और उसको ठीक करना। और ये वो फिजिशियन है जिन्होंने 20 साल से प्रैक्टिस नहीं की और किताबों पे किताबें छाप रहे हैं। कहाँ से आ रही किताब? बुक्स हैव पर्पस। बुक्स है कि मेरे को एक नया एक्सपीरियंस हुआ है किसी चीज का, एंड दिस नीडेड टू बी शेयर्ड विद समबडी। ऑर्गेनान इसीलिए लिखी गई थी कि मैंने एक नई चीज डिस्कवर किया, और मेरे हिसाब से ये चीज अगर ह्यूमैनिटी को दे दी जाए, इंसानियत को दे दी जाए, डॉक्टर्स को बताई जाए, तो इससे लोग जो इतने बीमार हैं वो ठीक हो सकते हैं। विद दैट इमोशन, विद दैट इंटेंशन ऑर्गेनान वाज रिटन। डॉक्टर हनीमन लास्ट तक पेशेंट देखते रहे हैं, और उनके हम बच्चे हैं आगे, उनके स्टूडेंट हैं हम। लास्ट मोमेंट तक पेशेंट देखते रहे हैं, ये नहीं भाई अच्छा यार 3 किताबें छाप दी, बल्ले 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 हुई है पूरे पास से हैं सब जगह, नाम है अपना, चलो छोड़ो बैठो आराम से ना। तो ये हमेशा याद रखना, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, कहाँ से ये जो जड़ है होम्योपैथी की वो लगी थी, किस इंसान ने लगाई थी, कैसा था वो। ठीक है ना। ही पहले प्रीफेस में उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई जिनको आसान काम पसंद है ना, ये उनके लिए नहीं। लव ऑफ ईज, होम्योपैथी नहीं, बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है। तो इजी पार्ट करना छोड़ दीजिए, जो इजी लगता है ना, अच्छा ये डिल्यूजन मिल गया, वो डिल्यूजन मिल गया, ये सिम्टम मिल गया माइंड का, वो बहुत मुश्किल है माइंड को समझना, बहुत मुश्किल। ठीक है ना, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। अगर माइंड में देखना भी है तो बिहेवियर देखिए पेशेंट का, अगर उसमें कुछ मिलता है, हाउ दे आर बिहेविंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रूविंग में भी देखोगे तो वहां पे बिहेवियर ज्यादा दिए हुए हैं, rather than the feelings, rather than the delusions। ठीक है ना, बिहेवियर देखिए उसका सामने क्या है, फास्टिडियस बिहेवियर, एंटिसिपेटरी है, ये फिर भी काम आ सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सिर्फ ये काम आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिहेवियर तो फिर डिस्पोजिशन का पार्ट है हमारे। ठीक है ना, सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आगे आज यहीं तक करेंगे 239 तक, क्योंकि नेक्स्ट देन इज गोइंग टू बी विद द एपिडेमिक्स, उसके बारे में बात करनी है। तो फिर वो लगातार हम, क्योंकि थोड़ा लंबा है, तो कोशिश करेंगे भी नेक्स्ट उसमें हम उसको फिनिश कर दें, क्योंकि उसका एक फुट नोट है अराउंड मेरे ख्याल से एफोरिज्म 245 246 का, विच इज़ क्वाइट 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 लॉन्ग। अगर आप पहले से पढ़ के आ सको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पहले से पढ़ा होता तो एक आइडिया होता अभी हम किस बारे में बात करेंगे। सो अगर हो सके आई विल रिकमेंड कि आप पढ़ के आना एक बार। ठीक है, चलो अह, आज का क्लास, आज की क्लास यहीं पे करेंगे आज फिनिश। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को चाहे ग्रुप में भेज दीजिएगा, चाहे पर्सनल चीज़ की वजह से प्रेजुडिस होने लगते हैं। किस चीज़ की वजह से प्रेजुडिस होने लगते हैं? शशांक, शशांक किस चीज़ की वजह से प्रेजुडिस होने लगते हैं? है शशांक के चला गया? चलो ठीक है।
मुझे कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इट। सो गुड नाइट, थैंक यू ऑल।